Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हाँ, तो हमारी पॉलिटी की क्लास चल रही थी और पॉलिटी की क्लास में आज हम महान्यायवादी के बारे में पढ़ें। तो सबसे पहले देखें कि महान्यायवादी होता क्या है। तो जैसा कि हम देखें कि अगर एक वकील की बात करें, एक एडवोकेट की बात करें, तो एडवोकेट हमारे लिए क्या करता है, वो हमारी पैरवी करता है। एडवोकेट कोर्ट में हमारे लिए क्या करता है, हमारी पैरवी करता है। उसी प्रकार सरकार के खिलाफ भी बहुत सारे केसेस होते हैं, सरकार के खिलाफ बहुत सारी न्यायिक प्रक्रिया होती हैं, बहुत सारी कार्य चलते हैं सरकार के न्यायिक कार्य। तो उन कार्यों में सरकार की सहायता करने के लिए, सरकार की पैरवी करने के लिए, सरकार को सलाह देने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। तो वह व्यक्ति जो सरकार की विधिक सहायता करता है, अर्थात सरकार की कानूनी सहायता करता है, सरकार की पैरवी करता है ना, तो वह व्यक्ति क्या कहलाता है, भारत का महान्यायवादी कहलाता है। कहने का मतलब सीधा यह है कि महान्यायवादी जो होता है वह क्या होता है, सरकार का वकील होता है। क्या होता है, सरकार का वकील। अर्थात सरकार के खिलाफ कोई केस होगा तो वहाँ सरकार की पैरवी कौन करेगा, भारत का महान्यायवादी करता है। कौन करता है, महान्यायवादी। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि महान्यायवादी की डेफिनेशन देखी जाए तो केंद्र सरकार की विधिक सहायता एवं सलाह के लिए नियुक्त व्यक्ति महान्यायवादी अर्थात अटॉर्नी जनरल कहलाता है, जिसे हम केंद्र सरकार का वकील भी कह सकते हैं। देखो कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केंद्र सरकार के खिलाफ बहुत सारे केसेस चल रहे होते हैं, है ना। तो उस केस में, ऐसी कंडीशन में उस जो केस चल रहे हैं उस केस में केंद्र सरकार की पैरवी कौन करेगा, तो केंद्र सरकार की पैरवी करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है। वह व्यक्ति क्या कहलाता है, भारत का महान्यायवादी कहलाता है। अर्थात हमें जो सरकार है, सरकार की क्या करनी है, विधिक सहायता करनी है, अर्थात कानूनी सहायता करनी है, सरकार को कानूनी सलाह देनी है। उसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे हम क्या कहते हैं, महान्यायवादी कहते हैं। ठीक, इस महान्यायवादी को इंग्लिश में अटॉर्नी जनरल कहा जाता है और इसे हम केंद्र सरकार का वकील भी मान सकते हैं। क्लियर। बात करते हैं केंद्र के समान, जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होते हैं, केंद्र की सरकार का पैरवी करते हैं, केंद्र की सरकार को सलाह देते हैं, केंद्र सरकार की सहायता करते हैं ना न्यायिक मामलों में। जब केंद्र सरकार की सहायता और सलाह करने के लिए महान्यायवादी होता है, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य की सरकार की सहायता के लिए, अर्थात राज्य सरकार की न्यायिक सहायता के लिए, राज्य सरकार की न्यायिक सलाह के लिए, राज्य सरकार की न्यायिक पैरवी के लिए, है ना, तो एक पद होता है और वह पद क्या कहलाता है, महाधिवक्ता कहलाता है। राज्य में तो होता है महाधिवक्ता और केंद्र में कौन होता है, महान्यायवादी। माना आपने केंद्र के खिलाफ केस लगा दिया, एक एग्जाम्पल सीधा आपको ही लेते हैं, आपने किसी केंद्र सरकार के खिलाफ केस लगा दिया, आप अपना वकील लेके जाओगे तो केंद्र से भी तो कोई ना कोई आएगा सामने, तो केंद्र का जो पक्ष लेगा, जो केंद्र सरकार की पैरवी करेगा, वह व्यक्ति कौन होगा, वह व्यक्ति होगा भारत का महान्यायवादी होगा। कौन होगा, भारत का न्यायवादी। और इसी प्रकार बात करें, इसी प्रकार राज्य सरकार की, कि राज्य सरकार ने अगर माना केंद्र के खिलाफ कोई केस लगाया, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ कोई केस लगाया, तो वहाँ पर जो सुनवाई होगी, उस सुनवाई में केंद्र सरकार का पक्ष जो लेगा, केंद्र सरकार की जो पैरवी करेगा, केंद्र सरकार का जो वकील होगा, वह होगा महान्यायवादी। और दूसरी तरफ जो राज्य सरकार का जो वकील होगा, जो राज्य सरकार की पक्ष लेगा, राज्य सरकार की पैरवी करेगा, वह होगा महाधिवक्ता। क्लियर है बात। तो केंद्र सरकार का अगर वकील माना जाए, अर्थात केंद्र की जो विधिक सहायता और सलाह के लिए जो व्यक्ति है वह है तो महान्यायवादी, और राज्य इसी तरह महान्यायवादी के समान राज्य में भी एक विधिक सहायता हेतु एक व्यक्ति होता है, कानूनी सहायता हेतु एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं, महाधिवक्ता। क्लियर है बात। आगे बात करते हैं महान्यायवादी के बारे में। तो सबसे पहले देखें इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और किसकी सलाह पर, मंत्रिपरिषद की सलाह पर। सबसे पहली बात, महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर की जाती है। योग्यता क्या होनी चाहिए, क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कौन व्यक्ति जो है भारत का महान्यायवादी बन सकता है, उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं योग्यता की, कि वह सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। वही व्यक्ति जो सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है, जरूरी नहीं कि वह सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो, सिर्फ न्यायाधीश बनने के योग्य हो, उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी बनाया जा सकता है। अब सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या क्या योग्यता थी, वही योग्यता इस महान्यायवादी में होना जरूरी होता है, वह योग्यता महान्यायवादी में होना आवश्यक होता है। तो बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की क्या क्या योग्यता होती है। तो सबसे पहली योग्यता है कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, भारत का नागरिक। ये तो एक बेसिक बात है। दूसरी बात देखें, पिछले 5 वर्षों से किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो। वह व्यक्ति जो पिछले 5 वर्षों से लगातार किसी उच्च न्यायालय में अर्थात भारत के किसी राज्य के न्यायालय में क्या रहा हो, न्यायाधीश रहा हो, उस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनाया जा सकता है और उस व्यक्ति को महान्यायवादी भी बनाया जा सकता है।
एक तो ये योग्यता नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा अगर बात करें दूसरी योग्यता, तो वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो। या तो वह क्या होना चाहिए, 5 वर्षों तक किसी उच्च न्यायालय में अर्थात राज्य के न्यायालय में न्यायाधीश हो। वह नहीं है तो क्या होना चाहिए, 10 वर्षों का एक्सपीरियंस होना चाहिए किस बात में, अधिवक्ता में। और कहाँ पर, राज्य के उच्च न्यायालय में। अधिवक्ता किसको कहा जाता है, वकील को। अर्थात वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक क्या रहा हो, वकील रहा हो। और यह योग्यता भी नहीं है तो एक लास्ट योग्यता यह है कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। देखो, महान्यायवादी बनने के लिए योग्यता देखी कि सर्वोच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है उस न्यायाधीश की योग्यता के समान ही महान्यायवादी की योग्यता होती है। तो सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश की योग्यता क्या है कि वह पिछले 5 वर्ष से किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहा हो, या फिर क्या होना चाहिए, उच्च न्यायालय में 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो अर्थात वकील रहा हो, या वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। और यह चीज़ें सारी हमने जब सर्वोच्च न्यायालय पढ़ा था, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश पढ़ा था, जब सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता पढ़ी थी, तब भी मैंने आपको क्लियर कर दी थी। तो जिस व्यक्ति में यह सारी योग्यता होगी उस व्यक्ति को भारत में सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है, और उस व्यक्ति को भारत में महान्यायवादी पद के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। और यह नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो महान्यायवादी के पद पर नियुक्ति, जो मैंने आपको पहले भी बताया, मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर होती है। और कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। अब जब इसको भारत का राष्ट्रपति ही नियुक्त करता है तो इन्हें शपथ कौन दिलाएगा, तो महान्यायवादी को पद की शपथ, महान्यायवादी पद की शपथ कौन दिलाता है, भारत का राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है। बात करेंगे इनके कार्यकाल की, तो इनका कार्यकाल जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत जो है महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या है। देखिए, इस बात को ध्यान से समझिए। अगर आपको कार्य समझ में आ गए तो महान्यायवादी का पद समझ में आ जाएगा। और उसी समान जिस प्रकार महान्यायवादी के जो कार्य है उसी के समान राज्यों में महाधिवक्ता के भी कार्य होते हैं। देखिए, सबसे पहला कार्य महान्यायवादी का भारत सरकार को विधि संबंधी मामलों में परामर्श देना। अर्थात केंद्र सरकार को विधि अर्थात न्याय के संबंध में, कानून के संबंध में क्या करना, परामर्श देना, इसका पहला कार्य है। केंद्र सरकार को विधि अर्थात कानून के संबंध में क्या करना, परामर्श देना, एडवाइस देना, सलाह देना। दूसरा कार्य है राष्ट्रपति को सलाह देना। अगर राष्ट्रपति को किसी का सलाह की आवश्यकता होती है तो वह महान्यायवादी को अपने पास आमंत्रित कर सकता है। क्लियर। भारत के समस्त न्यायालयों में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना, ये जैसा कि यहाँ लिखा हुआ, ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई। मैंने आपको कहा कि किसी न्यायालय में अगर भारत सरकार के खिलाफ केस चल रहा है तो वहाँ भारत सरकार जो है, केंद्र सरकार की, उसकी पैरवी कौन करेगा, महान्यायवादी करेगा। तो महान्यायवादी का मेन कार्य क्या है कि भारत सरकार का क्या करना, प्रतिनिधित्व करना भारत के किसी भी न्यायालय में, चाहे वो भारत का अधीनस्थ न्यायालय हो, जिला न्यायालय हो, भारत का कोई उच्च न्यायालय हो किसी उच्च राज्य का, अथवा भारत का सर्वोच्च न्यायालय हो, जहाँ पर भी ये केस चल रहे हैं उन केस की जो भारत सरकार की जो पैरवी है वह किसके द्वारा की जाती है, महान्यायवादी द्वारा की जाती है। आगे देखिए दूसरा कार्य, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है और इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर इस बात का विशेष ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर देखें, अनुच्छेद 88 के अनुसार महान्यायवादी संसद की दोनों सदन की बैठकों एवं कार्यवाही में भाग ले सकता है। देखें, महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं है, ना तो वह लोकसभा का सदस्य है ना ही वह राज्यसभा का सदस्य है, लेकिन वह लोकसभा राज्यसभा का सदस्य नहीं होते हुए भी वह संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। संसद की कोई कार्यवाही चल रही है उसमें भाग ले सकता है। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, तो वहाँ आंसर आपका महान्यायवादी होगा। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे देखें, जब यह संसद के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, और इसके साथ साथ वह संसद के दोनों सदनों को संबोधित भी कर सकता है, अर्थात अपना अभिभाषण दे सकता है, संसद के दोनों सदनों को क्या कर सकता है, संबोधित कर सकता है। अब देखें, जब संसद की बैठकों में भाग लेगा, संसद के दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, लेकिन संसद में अगर किसी विषय पर मतदान हो रहा है, किसी विषय पर क्या हो रहा है, मतदान हो रहा है, तो मतदान देने का अधिकार इस महान्यायवादी को नहीं होता है। अर्थात संसद के सभी सदस्य उस विषय पर मतदान दे सकते हैं, लेकिन महान्यायवादी जो संसद का सदस्य नहीं होते हुए भी संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, लेकिन वह व्यक्ति संसद की कार्यवाही के दौरान किसी विषय पर मत अर्थात वोट नहीं दे सकता। कार्यवाही में तो भाग ले सकता है, लेकिन वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं होता है, और यह क्वेश्चन पहले एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। आगे देखें, अब संसद में क्या होता है, बहुत सारी समितियाँ होती हैं। तो जैसे हमने देखा था लोक लेखा समिति, हमने जब भारत का नियंत्रण CAG पढ़ा,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, तब हमने देखा था एक समिति थी, वो पीएसी थी, है ना, लोक लेखा समिति थी। तो इस प्रकार संसद की बहुत सारी समितियां होती। तो इस महान्यायवादी को संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। बात का ध्यान रखें, महान्यायवादी जो है संसद का सदस्य नहीं है, लेकिन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद की बैठकों में भाग ले सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, लेकिन वह व्यक्ति संसद में किसी विषय पर मतदान नहीं दे सकता है। मतदान तो नहीं दे सकता है, कार्यवाही में भाग ले सकता है, संसद को संबोधित कर सकता है, और इसी के साथ साथ वह संसद की किसी भी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। ये क्वेश्चन पूछे गए हैं महान्यायवादी के बारे में। अनुच्छेद 88 में ये सारा उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 88 को आप ध्यान से पढ़ लें, यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। आगे देखें कि भारत के प्रथम महान्यायवादी कौन थे। तो भारत के प्रथम महान्यायवादी में नाम आता है MC सीतलवाड़ का। किसका नाम आता है? MC सीतलवाड़ का। और इनके बारे में पूछा गया क्वेश्चन है कि हम महान्यायवादी के रूप में इनका सबसे लंबा कार्यकाल था, सबसे लंबे समय तक यह महान्यायवादी रहे थे भारत के, और यह वर्ष 1950 से वर्ष 1963 तक, बात को ध्यान से सुने, वर्ष 1950 से वर्ष 1963 तक, अर्थात कुल 13 वर्षों तक भारत के महान्यायवादी थे। यह भारत के प्रथम महान्यायवादी रह चुके हैं। क्लियर? बात करेंगे हम वर्तमान महान्यायवादी की कि वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है। तो वर्तमान में जो महान्यायवादी है वह 13वें क्रम के महान्यायवादी हैं। इनकी नियुक्ति वर्ष 2017 में हुई थी और इनका नाम है के वेणुगोपाल। क्या नाम है? के वेणुगोपाल। बात का ध्यान रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। भारत के प्रथम महान्यायवादी MC सीतलवाड़ हैं, और वर्तमान में अगर बात की जाए वर्तमान समय में भारत के महान्यायवादी कौन है तो के वेणुगोपाल हैं। आगे देखते हैं महान्यायवादी। अब देखो, महान्यायवादी का पद तो हमने देखा एक ही पद है, एक ही व्यक्ति है। तो क्या वह एक व्यक्ति इतने सारे कार्य कर सकता है क्या? है ना? किस किस कोर्ट में जाएगा वो? उच्च न्यायालय में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, किसी अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, या फिर राष्ट्रपति को सलाह देगा। तो कार्य बहुत सारे हैं। तो उन महान्यायवादी के कार्यों में सहायता एवं सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल कौन होते हैं? सॉलिसिटर जनरल बनाए जाते हैं। महान्यायवादी के कार्यों में सहायता और सहयोग के लिए सॉलिसिटर जनरल होते हैं, और उन सॉलिसिटर जनरल के अधीन भी अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल भी नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी को क्या करनी है? सहायता देनी है कार्यों में और सहयोग करना है, तो उसके लिए सॉलिसिटर जनरल और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल पद की सॉलिसिटर जनरल जो होते हैं वह क्या किए जाते हैं? नियुक्त किए जाते हैं। आगे देखते हैं वेतन की। सबसे पहले बात करते हैं इनका वेतन कितना होता है। तो इन्हें वेतन जो है भारत की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। और इनका वेतन कितना होता है? तो इनका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के समान होता है, और वह वेतन है 2,50,000 रुपये। क्लियर? आगे देखें। अब देखो, हमने यहाँ अभी तक जितने भी संसद पॉलिटी में पढ़ी, हम जितने भी व्यक्तियों के बारे में पढ़ रहे थे हम संसद पॉलिटी में, तो वो सारे व्यक्ति जो थे वह एक लोक सेवक थे। किसकी श्रेणी में आते थे? सारे लोक सेवक। चाहे आप लोकसभा सदस्य पढ़ो, चाहे राज्यसभा सदस्य पढ़ो, चाहे विधानसभा सदस्य पढ़ो, प्रधानमंत्री पढ़ो, कार्यपालिका पढ़ो, न्यायपालिका पढ़ो, अथवा व्यवस्थापिका पढ़ो, वह सारे क्या कहलाते हैं? लोक सेवक कहलाते हैं, अर्थात जनता के सेवक थे। लेकिन यह महान्यायवादी लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आता है, अर्थात ये जनता का सेवक नहीं, ये तो सरकार की सेवा करता है। क्लियर? तो यह लोक सेवक की श्रेणी में नहीं आती। लेकिन यहाँ क्वेश्चन बनता है कि वह व्यक्ति जो लोक सेवक की श्रेणी में नहीं होते हुए भी भारत की संचित निधि से इन्हें क्या दिया जाता है? वेतन दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? भारत की संचित निधि से। अब जितने भी लोक सेवक हैं वह सूचना के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? सूचना के अधिकार के अंतर्गत, अर्थात उनसे सूचना के अधिकार के अंतर्गत कोई भी सूचना मांगी जा सकती है। लेकिन जो लोक सेवक है ही नहीं वह सूचना के अधिकार की श्रेणी में नहीं आ सकते हैं, इसलिए महान्यायवादी सूचना के अधिकार की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्लियर? तो इस प्रकार हमने भारत के महान्यायवादी के बारे में पूरा देखा। अब बात करते हैं आगे महाधिवक्ता के बारे में। तो जैसा कि आपको पता है महान्यायवादी केंद्र स्तर पर होता है, केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। उसी के समान राज्यों में भी क्या होगा? राज्य सरकार को विधिक सहायता और सलाह के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है, और वह व्यक्ति राज्य में क्या कहलाता है? महाधिवक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है? महाधिवक्ता। जैसा कि आपके सामने लिखा हुआ है कि राज्य सरकार की विधिक सहायता एवं सलाह के लिए नियुक्त व्यक्ति महाधिवक्ता कहलाता है, और अगर शॉर्ट में देखा जाए तो इसको राज्य सरकार का वकील भी कह सकते हैं। क्लियर है बात? आप क्या करें कि महाधिवक्ता और महान्यायवादी को दोनों को कंपेयर करके पढ़े, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आगे देखिए अनुच्छेद 165 का। अनुच्छेद 165 में के अनुसार कि भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता पद का प्रावधान किया गया है ना। अनुच्छेद 165 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में महाधिवक्ता पद का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है।
तो जिस प्रकार हमने देखा महान्यायवादी को तो कहा जाता है अटॉर्नी जनरल, और उसी प्रकार महाधिवक्ता को कहा जाता है एडवोकेट जनरल। क्लियर। आगे देखें, सबसे पहले बात करेंगे नियुक्ति की। तो जिस प्रकार महान्यायवादी एक केंद्र स्तर का व्यक्ति था, उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी क्योंकि वो केंद्रीय स्तर का व्यक्ति है। तो राज्य में इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करेगा। तो महाधिवक्ता जो होता है उनकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और किसकी सिफारिश पर? मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर, है ना। तो राज्य का जो विधानमंडल होगा उसके जो मंत्री होंगे उनकी सिफारिश पर राज्यपाल क्या करता है? राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। बात करते हैं इनकी योग्यता की। तो जिस प्रकार हमने महान्यायवादी पढ़ा, महान्यायवादी जो केंद्रीय स्तर का व्यक्ति था तो उसकी योग्यता क्या थी कि जो केंद्र का जो न्यायालय है, और केंद्र का न्यायालय कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान उसकी योग्यता थी महान्यायवादी की। तो महाधिवक्ता एक राज्य स्तर का व्यक्ति है ना, तो इसकी योग्यता किसके समान होगी? राज्य के न्यायाधीश के समान। और राज्य का न्यायालय कौन सा है? उच्च न्यायालय। तो महाधिवक्ता की योग्यता किसके समान होती है? उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के समान होती है। अब बात करेंगे उच्च न्यायालय में जो न्यायाधीश होता है वह उसकी योग्यता क्या होती है? तो सबसे पहले उसकी योग्यता है कि वह किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्षों से अधिवक्ता रहा हो, अर्थात वह किसी राज्य के उच्च न्यायालय में क्या रहा हो? 10 वर्षों तक वकील रहा हो। उस व्यक्ति को क्या बनाया जा सकता है? महाधिवक्ता बनाया जा सकता है, और उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में न्यायाधीश भी बनाया जा सकता है। या फिर क्या योग्यता होनी चाहिए कि वह किसी उस राज्य की न्यायिक सेवा, जैसे राजस्थान में RJS है ना, राजस्थान न्यायिक सेवा, तो उसका 10 वर्ष से क्या रहा हो? अधिकारी रहा हो। अगर या तो 10 वर्ष से उस न्यायिक सेवा का अधिकारी रहा हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में वह 10 वर्षों तक वकील रहा हो, उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में क्या बनाया जा सकता है? न्यायाधीश बनाया जा सकता है, या उसी व्यक्ति को महाधिवक्ता के रूप में भी नियुक्त किया जा सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश की योग्यता है, उच्च न्यायालय का जो जज है, हाई कोर्ट का जो जज है, उसकी योग्यता और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की योग्यता समान होती है। क्लियर। तो हमने यहाँ पर महान्यायवादी देखा, उसके बाद महाधिवक्ता देखा। बात करते हैं महाधिवक्ता में आगे, महाधिवक्ता के कार्यों के बारे में। जो कार्य महान्यायवादी के केंद्र सरकार में थे वही कार्य महाधिवक्ता के राज्य सरकार के लिए होते हैं। सबसे पहला कार्य है राज्य सरकार को विधि संबंधी मामलों में परामर्श देना। जैसा कि आपने केंद्र सरकार पढ़ा तब हमने देखा था कि महान्यायवादी का कार्य क्या था? केंद्र सरकार को विधि संबंधी सहायता देना। उसी प्रकार महाधिवक्ता का कार्य क्या होगा? राज्य में राज्य सरकार को सहायता देना। आगे देखिए दूसरा, राज्यपाल को सलाह देना। जिस प्रकार राष्ट्रपति महान्यायवादी से सलाह लेता है, उसी प्रकार राज्यपाल किससे सलाह लेगा? महाधिवक्ता से सलाह ले सकता है। राज्य के समस्त न्यायालयों में राज्य सरकार का क्या करना? प्रतिनिधित्व करना। जिस प्रकार महान्यायवादी देश के समस्त न्यायालयों में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करता था, उसी प्रकार महाधिवक्ता जहाँ पर भी जो न्यायालय में जहाँ केस चलेगा राज्य सरकार के खिलाफ, वहाँ क्या करेगा? राज्य सरकार की क्या करेगा? पैरवी करेगा। राज्य सरकार का क्या करेगा? प्रतिनिधित्व करेगा। आगे देखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, जिस प्रकार हमने देखा महान्यायवादी जो है संसद की बैठकों में भाग ले सकता है। संसद का सदस्य नहीं था, फिर भी वह संसद की बैठकों में भाग ले रहा था, संसद की कार्यवाही में भाग ले रहा था, संसद की किसी समिति का सदस्य बनाया जा रहा था, लेकिन वह संसद में वोट नहीं दे सकता था। उसी प्रकार अनुच्छेद 177 के अनुसार, 177 के अनुसार महाधिवक्ता क्या होता है कि जो विधानमंडल होगा राज्य का, जिस प्रकार केंद्र में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में क्या होता है? राज्य का विधानमंडल। तो उस राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक तो होता है विधानसभा और एक क्या होती है? विधान परिषद। तो राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों की बैठकों में महाधिवक्ता भाग ले सकता है। दोनों सदनों की कार्यवाही में भाग ले सकता है, दोनों सदनों की बैठकों में भाग ले सकता है। क्लियर। लेकिन ध्यान रखें, वह विधानमंडल का सदस्य नहीं होता है। यह इसके अलावा क्या कर सकता है? दोनों सदनों को संबोधित कर सकता है, और इनको संसद के किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य भी बनाया जा सकता है। लेकिन यह विधानमंडल के दोनों सदनों में अगर किसी विषय पर मत हो रहा है, वोट हो रहा है, तो यह वोट नहीं दे सकता है। बात का ध्यान रखें, स्पेशल बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जिस प्रकार महान्यायवादी संसद की बैठकों में भाग ले सकता था, संसद की किसी समिति का सदस्य बनाया जा सकता था, है ना, और संसद को संबोधित कर सकता था, जबकि वो महान्यायवादी संसद का सदस्य नहीं था, है ना। तो उसी प्रकार महाधिवक्ता राज्य का जो विधानमंडल होता है उस विधानमंडल की बैठकों में भाग ले सकता है, विधानमंडल की किसी समिति का सदस्य बनाया जा सकता है, विधानमंडल को उसी प्रकार संबोधित कर सकता है। लेकिन जिस प्रकार महान्यायवादी संसद में वोट नहीं दे सकता किसी विषय पर, उसी प्रकार महाधिवक्ता भी राज्य का जो विधानमंडल है उस विधानमंडल के किसी विषय पर वोट नहीं दे सकता।
जो अधिकार महान्यायवादी को केंद्र में है वही अधिकार महाधिवक्ता को राज्य में प्राप्त है। क्लियर। बात करते हैं राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता की। तो राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता जो है वह थे जी.सी. कासलीवाल। क्या नाम है, नाम ध्यान रखें। राजस्थान के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे, अर्थात राजस्थान सरकार के जो पहले वकील थे वह कौन थे, जी.सी. कासलीवाल। बात करते हैं वर्तमान के महाधिवक्ता। तो वर्तमान में जो महाधिवक्ता है वह 17वें क्रम के हैं और नाम है उनका नरपतमल लोढ़ा। नाम का ध्यान रखें। वर्तमान में तो है नरपतमल लोढ़ा और प्रथम थे जी.सी. कासलीवाल। तो इस प्रकार आज की क्लास में हमने भारत सरकार के महान्यायवादी और राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता के बारे में पढ़ा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।